Assalamu alaikum. Once again, welcome in the series of video lectures. Our ongoing unit is gravitation, and today we will discuss inverse square law. पहले जो ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने डिस्कस किया, उसमें हमने पढ़ा कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द masses of two bodies and is inversely proportional to the square of the distance between the two bodies. This very part, that the force between two bodies is inversely proportional to square of distance between two bodies. It's called inverse square law. तो हम इसकी डिराइवेशन देख लेंगे. न्यूटन ने इनवर्स स्क्वायर लॉ कैसे हासिल किया, कैसे डिराइव किया. तो एक्चुअल न्यूटन का जो इनवर्स स्क्वायर लॉ बन जाता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, वो न्यूटन ने केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन से हासिल किया था. लेकिन इसमें एक एजम्पशन न्यूटन ने ये ली कि एज्यूम दैट द ऑर्बिट व्हिच वाज टेकन बाय द केपलर एज इलिप्स, बट न्यूटन एज्यूम्ड इट दैट टेक दिस ऑर्बिट एज सर्कुलर. Take this orbit as circular. This was the assumption taken by the Newton to derive the inverse square law. Like, we will draw the diagram. We will say, let this is the circular orbit of a planet. कोई planet है जो सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है, तो ये प्लैनेट है वो. तो इसकी ऑर्बिट जो न्यूटन ने एज्यूम की, दैट वाज टेकन और एज्यूम्ड बाय द न्यूटन एज सर्कुलर. तो पहला पॉइंट यही एक याद रखेंगे, न्यूटन एज्यूम्ड पाथ ऑफ प्लैनेट सर्कुलर. Now we can say orbit. तो न्यूटन ने ये ऑर्बिट एज्यूम की सर्कुलर. तो फिर केपलर्स थर्ड लॉ अप्लाई किया. पहली बात ये, प्लैनेट सर्कुलर मोशन में तब रिवॉल्व कर लेगा जब सन इस पे अपना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर लेगा, और वी कैन से इट हैज इनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन. इनवर्ड फोर्स, तो force whose direction is inverse and makes a body to revolve in the circular path, तो उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स. तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो सन का है, द ग्रेविटेशनल फोर्स, यही ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन इस प्लैनेट को अपने इर्द गिर्द रिवॉल्व करवाता है. अब जो फोर्स एक्सर्ट होगा, फोर्स एक्सर्टेड बाय सन, उसको हम निकालेंगे, वो किसके बराबर होगा. तो सिंपल न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हम कहते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो यहां मास बन जाएगा प्लैनेट का, एंड दिस इज द फोर्स ऑफ सन ऑन द प्लैनेट. और यहां जो एक्सेलरेशन आती है सर्कुलर मोशन में, दैट इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय r. दैट इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय r. तो ये फोर्स जो सन एक्सर्ट कर लेगा प्लैनेट पर, एक्सर्टेड बाय सन ऑन प्लैनेट, इज गिवन बाय F इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r. ये x v स्क्वायर बाय r, इट इज एक्सेलरेशन इन द सर्कुलर मोशन. तो अब यहां जो m हमने लिखा mv स्क्वायर बाय r, इसमें से जो हमने m लिखा, m is the mass of the planet and it is constant. Mass of the planet is constant, it does not change. तो we will say, यहां मैं लिखूंगा m is constant. तो m जब constant है, तो I will remove this m, the constant term, and equality. What will remain behind? It will be proportionality, v square by r. That means F is proportional to v square by r. Name this equation as first.
नेम दिस इक्वेशन एज फर्स्ट। तो ये पहली इक्वेशन यहां बन जाती है। अब इसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट कंडीशन। ये प्लैनेट जब सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है, it will take time to complete one revolution. We will say the time taken by the planet to complete one revolution is t. Time taken by the planet to complete one revolution is t. और इसकी जो ऑर्बिटल रेडियस बन जाती है सन से जो दूरी है, लेट दैट इज इक्वल टू r। तो जो ऑर्बिट है, जो सन का सेंटर है, सन जो है, सन से जो प्लैनेट की दूरी है, दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द ऑर्बिट एंड दैट इज r। Similarly, time period, total time taken by the planet to complete one revolution, it is t. तो यहां इन दो वैल्यूज में से हम फिर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो if I will write it here, let the time taken तो यहां हमने कहा कि टाइम जो प्लैनेट ने लिया एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में, लेट दैट इज टी, और इसकी जो ऑर्बिटल रेडियस है दैट इज आर। तो यू हैव ऑलरेडी read it that velocity is equal to distance divided by time। तो यहां अगर हम वेलोसिटी निकालेंगे दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन किसके बराबर होती है? 2 पाई r, यानी सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो आई विल राइट इट इज 2 पाई r डिवाइड बाई t, यानी टाइम पीरियड टेकन, एंड r इज द ऑर्बिटल रेडियस। नाउ वी विल सी, यहां अगर देखेंगे इस रिलेशन में 2 पाई इज कांस्टेंट, इसमें जो 2 पाई टर्म है इट इज कांस्टेंट। अगर इस 2 पाई को लेके मैंने लिखूं तो इक्वलिटी नहीं लिखूं तो यहां प्रपोर्शनलिटी बन जाएगी। तो आई विल राइट हियर इट विल बी v इज प्रपोर्शनल टू r बाई t। दैट मीन्स 2 पाई इज कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को हमने नहीं लिखा और इक्वलिटी का साइन नहीं लिखा, तो यहां प्रपोर्शनलिटी आ जाएगा। वापस जब लिखेंगे तो इट विल बी यूजिंग कांस्टेंट 2 पाई एंड इक्वलिटी साइन, इट विल कम टू दिस। तो उसके बाद देख लीजिए क्या बन जाता है, v इज प्रपोर्शनल टू r बाई टी। अगर इसको हम स्क्वायरिंग कर लें दोनों तरफ से, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ से स्क्वायर कर लेंगे, इट विल बी v स्क्वायर इज प्रपोर्शनल टू r स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, r स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। नाउ सी, जो ये रिलेशन बन गई, इसमें से जो RHS वाला पार्ट है उसको r से मल्टीपल भी कर लेंगे, डिवाइड भी कर लेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय r टू RHS साइड को, तो ये बन जाएगा v स्क्वायर प्रपोर्शनल टू r स्क्वायर बाई टी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय r डिवाइड बाय r। तो इट विल बी v स्क्वायर प्रपोर्शनल टू r स्क्वायर इंटू r कितना हुआ? r क्यूब। टी स्क्वायर को मैं ऐसे ही रख लू, यहां इस r को मल्टीपल किया तो 1 बचा डिवाइड बाय r। अब केपलर्स थर्ड लॉ जो हमने पढ़ा है था, लॉ ऑफ पीरियड्स, तो लॉ ऑफ पीरियड्स में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन इज प्रपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड। तो ये हमने ऐसे किया था, आर क्यूब बाई टी स्क्वायर जो है इट इज कांस्टेंट। तो आर क्यूब बाई टी स्क्वायर इट इज कांस्टेंट फ्रॉम केपलर्स थर्ड लॉ। तो आर क्यूब बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो कहां से? फ्रॉम लॉ ऑफ पीरियड्स, जो केपलर का थर्ड लॉ बन जाता है उसमें से आर क्यूब बाई टी स्क्वायर कांस्टेंट है। तो यहां क्या बचा फिर, विच इंप्लाइज दैट वी स्क्वायर इज प्रपोर्शनल टू 1 बाय r। तो यहां v स्क्वायर इज प्रपोर्शनल टू 1 बाय r। अब v स्क्वायर का वैल्यू जो है इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। पुट वैल्यू ऑफ v स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट।
तो पहली इक्वेशन आपके पास ये है, एफ इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर बाय आर। तो इट इज एफ इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर के बदले में क्या लिखो आप 1 बाय आर, और साथ में ये आर भी मल्टीपल है, तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो अब यहां हमने अंडरस्टैंड किया कि इनवर्स स्क्वायर लॉ जो न्यूटन ने डिराइव किया, it has been derived by using the Kepler's third law. By using the Kepler's third law, so this is the inverse square law, which becomes an important generalization, and it was obtained by Newton by using the Kepler's laws of planetary motion.